हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदोरा के फ्री चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 9th वीडियो है, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने 8th वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने 9 चैप्टर किए, 8th वीडियो में हमने 9 चैप्टर किए, ठीक है, एक में 2 किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में हम 9th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि साउंड उसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो 9th क्लास का सब खत्म हो जाएगा, यानी फिजिक्स भी खत्म हो गया और केमिस्ट्री भी खत्म होगी, फूड वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा है बायो, तो बायो मैं आपको 2 वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये साउंड वाला चैप्टर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे वेव क्या होता है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्व क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। एको देखेंगे, ठीक है, रिवर्बरेशन देखेंगे, ठीक है। और अब देखें इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, ये सब देखेंगे, ठीक है। सोनार भी देखेंगे लास्ट में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले अगर हम बात करें वेव होता क्या है, तरंग, तरंग बोलेंगे किसको, तो इट इज़ द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी कि विक्षोभ, विक्षोभ है ये एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है। इन मीडियम, इन अ मीडियम, किसी मीडियम में एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो कि समान समयांतराल पे आता है, ठीक है, जो इक्वल इंटरवल्स पे उत्पन्न होता है। तो वेव्स तो हो गए कि जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, पहली बात ये क्या है, डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है जो कि समान समय अंतराल पर उत्पन्न होते हैं, ओके। अब अगर हम टाइप की बात करें वेव, तो वेव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यांत्रिक तरंगे, और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वेव जो होती है वो मीडियम की आवश्यकता है, इनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको मीडियम चाहिए आवश्यकता होती है। और साउंड भी क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, इसलिए साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि इनको मीडियम दो या ना दो ये ट्रैवल कर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि लाइट वेव, ठीक है। लाइट भी क्या है, एक वेव है जो कि कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए क्या नहीं चाहिए होता है, मीडियम, ओके। आगे देखते हैं। अब अगर वेव को हम उनके पार्टिकल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं फिर से। कौन से, एक तो ट्रांसवर्व और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्व यानी कि अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्व यानी कि अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, ठीक है। ट्रांसवर्व में देखिए, अब देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा अनुप्रस्थ कौन सा वो होता है। तो देखिए मैंने कैसे याद किया था, ट्रांसवर्व में वी आता है, वी फॉर क्या होता है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे ना, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे। तो यही होता है जो ट्रांसवर्व है। ट्रांसवर्व में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स अप डाउन मूवमेंट करते हैं, अप डाउन मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो अप डाउन होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइट हो गया जैसे, ये क्या है, एक ट्रांसवर्व है, ठीक। और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल की अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य क्या, तो टू और फ्रो यानी कि आगे पीछे, टू और फ्रो आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, जैसे कि साउंड वेव हो गया, ठीक है। अभी और अच्छे से डिस्कस करते हैं इनको। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें यानी कि अनुदैर्ध्य की बात करें, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, टू और फ्रो यानी कि आगे पीछे, टू और फ्रो। लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे और ट्रांसफर में ऊपर नीचे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, संपीड़न बोलते हैं इसको हिंदी में, और रेयरफैक्शन यानी कि विरलन, ठीक है। संपीड़न और विरलन समझते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। संपीड़न यानी कि जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मीडियम के पार्टिकल, वो पास पास होंगे, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये बना देता हूँ मैं आपको, ये हो गया संपीड़न। और विरलन की बात करूँ तो दूर दूर होंगे, ये देखिए, ये हो गया विरलन। फिर संपीड़न यानी पास पास, कंप्रेशन। तो जो पास पास होते हैं पार्टिकल इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जो दूर दूर होते हैं इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। अब देखिए, अगर ये है कंप्रेस, है कंप्रेस मतलब कि पार्टिकल्स पास पास है, पास पास यानी कि घने, यानी कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लेकिन वॉल्यूम कम होगा। तो आपको ये याद रखना है, यही पूछा गया था एग्जाम में कि कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम, आयतन कम होता है लेकिन घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा क्यों, घने है ना, पास पास है यानी घना है, तो घने हैं तो, और ज़्यादा चिपके हुए होंगे तो इनका वॉल्यूम जैसे कम हो जाएगा, ठीक है, आयतन कम हो जाएगा। और जबकि रेयरफैक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, देखिए स्पेस ज़्यादा ले रखा है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन जो घने यानी कि डेंसिटी है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो रेयरफैक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज, और जो कंप्रेशन होता है उसमें वॉल्यूम डिक्रीज और डेंसिटी इंक्रीज, ठीक। और एक चीज़ और, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से मिलके क्या बनता है, एक वेव, ठीक है। एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से मिलके क्या बनता है, एक वेव बनता है, एक वेव इसको बोलेंगे।
ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में आपको पता चल गया रेयरफैक्शन और कंप्रेशन से मिलके वेव्स बनते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, अप डाउन अप डाउन, अप और डाउन ऐसे मूवमेंट होगा उनका, ठीक है। और ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्रेस्ट और थ्रोप से, ठीक है। थ्रोप और क्रेस्ट से मिलकर बनता है, यानी कि श्रिंग और गर्त, ठीक है। श्रिंग और गर्त से मिलकर बना होता है ये। जो ऊपर है, जो ये पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर, ये होते हैं क्रेस्ट यानी कि श्रिंग बोलते हैं इसे हिंदी में। और जो ये नीचे हैं, नीचे इनको बोलते हैं थ्रोप यानी कि गर्त, ठीक है। ये हो गया। ओके, अब देखिए एक वेव किसे बोलेंगे, एक वेव बोलेंगे एक क्रेस्ट और एक थ्रोप को मिलके, एक क्रेस्ट और एक थ्रोप मिलके बनता है एक वेव। जैसे कि आपको देखा होगा लॉन्गिट्यूडनल में क्या बन रहा था, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से मिलके, अब यहाँ पे एक क्रेस्ट और एक थ्रोप मिलके बनता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अभिलक्षण गुण, ठीक है। अभिलक्षण ऑफ ये तरंगों के अभिलक्षण देखते हैं। तो पहला है ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन यानी कि कंपन या फिर दोलन बोलेंगे हिंदी में से, इसे बोलेंगे दोलन, ठीक है। ऑक्सीलेशन यानी कि कंप्लीट मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजिशन, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल ये है, ठीक है, इसका कंप्लीट मूवमेंट यानी एक बार दाएं गया एक बार बाएं गया, ठीक है, बाएं दाएं गया मतलब पूरा, एक बार इधर और एक बार इधर, एक पूरा कंपन जो इसने किया। या फिर ऊपर नीचे में देख लेते हैं, ऊपर एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, ठीक है। ये पूरा जो इसने एक वो किया, अपना वाइब्रेशन किया ऊपर नीचे, इसी को बोल देंगे ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन यानी कि क्या बोलेंगे इसे, दोलन, एक कंपन, एक पूरा कंपन, ठीक है, इसे बोलेंगे ऑसिलेशन। देखिए वेलोसिटी अगला है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, वेव की क्या स्पीड है उसे बोलेंगे वेलोसिटी। और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। आयाम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये मीन पोजीशन है, अब जितना ज़्यादा मान के चलिए एक बार इधर गया एक बार इधर गया, इधर जब गया तो ज़्यादा ही चला गया, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जितना। और ऐसे ऊपर में देखते हैं, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, और अगली बार पता चला ऊपर बहुत ऊपर चला गया नीचे गया। तो जो मैक्सिमम एक तरफ जितना भी झुक रहा है, एक तरफ, चाहे एक तरफ इधर झुक जाए चाहे एक तरफ इधर, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए, उसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से लेके एक तरफ का ज़्यादातर झुकाव, जितना ज़्यादा झुकाव है उसी को बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड या फिर आयाम। और एम्पलीट्यूड किसमें नापते हैं, इसको हम किस में मापते हैं, इसको मापते हैं हम सेंटीमीटर में। ओके, अब आगे देखिए, आगे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तभी हम वेव्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कितनी वेव उत्पन्न हो रही है एक सेकंड में, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसका मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। और इसको किससे दिखाते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यू। ये हो गया न्यू, ये वी के तरह होता है, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू बोलेंगे, या फिर स्मॉल एफ, ये इसको भी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं अगला है टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। आवर्त क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन। देखा ना हमने, दोलन क्या था, एक कंप्लीट ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं उसको, तो एक दोलन करने में उसको जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है, एक ऑसिलेशन करने में जितना भी टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड, इसको सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और एक चीज़ और, ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है इनमें एक रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, यानी कि टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50, यानी इसका उल्टा होगा, ठीक है। ऐसे ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, ये समझना है आपको। आगे देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मतलब डिफरेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रो, ठीक है, दो क्रेस्ट या फिर थ्रो के बीच की दूरी। देखिए अभी फिर से मैं आपको उसी डायग्राम पे ले जाता हूँ। देखिए दो क्रेस्ट यानी कि एक ये क्रेस्ट और एक ये क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की दूरी को बोल सकते हैं वेवलेंथ। या फिर दो थ्रो नीचे वाले जो है, इन दोनों की इन दोनों के बीच की दूरी को बोल सकते हैं वेवलेंथ। यानी दो कंसेक्यूटिव, वो भी लगातार, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे हम वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो मीटर में होता है, क्योंकि ये लंबाई एक प्रकार की, ठीक है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा से, ये हो गया लैम्डा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। देखिए यदि आपको साउंड में ना
कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको इसी फॉर्मूले से मिलेगा, इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो एक चीज़ तो मैंने बता दिया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक। दूसरा मैंने बताया कि v इजगल टू न्यू लैम्डा, v इजगल टू न्यू लैम्डा, ये मैंने कितनी बार बता दिया होगा अपने क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में, ठीक है। v इजगल टू न्यू लैम्डा, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, और न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है। तो v इजगल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, इसी को ऐसा करके लिख दिया गया, लैम्डा को यहाँ भेज दिया, तो न्यू इजगल टू v बाई लैम्डा, ठीक है। ये होता है इनमें रिलेशन, आपको याद रखना है। अब आते हैं हम साउंड पे कि साउंड क्या होता है, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम भी है साउंड। तो साउंड क्या है, एक एनर्जी का रूप है। एनर्जी हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो साउंड भी एक एनर्जी का एक रूप है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं संचरण तरंगों के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूप में हम इसे सुन सकते हैं। अब देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड्स, कि साउंड का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, प्रोपगेट कैसे करता है साउंड। देखिए, अभी हमने देखा कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को संचरण यानी कि प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो इसको भी मीडियम चाहिए होता है। और देखिए, जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रोपगेट करेगा, फिर लिक्विड। अब देखिए कि ये प्रोपगेट कैसे करती है, यानी साउंड है ना मीडियम में प्रोपगेट कैसे करती है। तो देखिए, जब कोई कंपन होती है यानी वस्तु कंपन करती है, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो अभी मेरी वोकल कॉर्ड क्या हो रही है, वो कर रही है कंपन, यानी वाइब्रेट हो रही है। तो जब ये वाइब्रेट होती है तब क्या होता है कि इसके आसपास के जितने पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मीडियम है ये, तो मीडियम में क्या होंगे, पार्टिकल्स, तो इसके आसपास जितने भी पार्टिकल्स है, कण हैं, उनमें भी वाइब्रेशन हो जाता है, ठीक है, उनमें वाइब्रेशन होता है, और वो अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि जैसे पार्टिकल यहाँ थे, तो ये इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ये अपनी जो स्थिति थी, इनकी जो पोजीशन, उधर से इधर उधर हो जाएंगे, हल्के फुल्के, ठीक है, इधर उधर हो जाएंगे, ओके। और क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे। ये माध्यम के आपस में कणों को भी वाइब्रेशन करवा देते, यानी कि जैसे ये तो खुद तो वाइब्रेट करेंगे और दूसरे जो शांत बैठे होंगे उनको भी उकसा देंगे, तुम भी करो वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इधर से कोई वो आया, डिस्टर्बेंस आया, तो इधर पहले वाले पार्टिकल्स को हिलाया, ये वाइब्रेट करने लगा, इसने दूसरे वाले को हिला दिया, इसने तीसरे, ऐसे 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 सबको हिला दिया, ठीक है, सब वाइब्रेट करने लग गए, ओके। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस माध्यम से होकर गति करती है। अब देखिए, ज्ञान से भी क्वेश्चन बन रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि माध्यम के कण गति नहीं करते, यानी माध्यम यानी मीडियम में जो पार्टिकल है ना, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल उठ के यहाँ नहीं चल जाएंगे, ये नहीं चल जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल सब पार्टिकल ये कंपन करेंगे, यानी ये वाइब्रेट करेंगे, फिर इसकी वजह से ये करेगा, इसकी वजह से ये करेगा, इसकी वजह से ये क्या डिस्टर्बेंस पैदा हो गया एक, यानी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, यानी इसने किया, इसको हिला दिया, अब ये शांत हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अब इधर करने लग गए वाइब्रेशन, फिर ये शांत हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर ट्रैवल क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। पार्टिकल्स तो अपनी जगह ही है। तो यही है कि मीडियम में जो कण होते हैं यानी पार्टिकल होते हैं वो गति नहीं करते, बल्कि क्या, विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस गति करता है, फ्रॉम एक कण टू अनदर कण, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ओके, ये समझ गया। अब देखिए आगे, ध्वनि तरंग संपीड़न यानी कि वही कंप्रेशन तथा रेयरफैक्शन आर के रूप में गति करती है। अभी मैंने आपको बताया कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या होता है, जहाँ पे पास पास होंगे पार्टिकल वो होगा कंप्रेशन, रेयरफैक्शन यानी जहाँ दूर दूर। तो जो साउंड वेव होते हैं कैसे ट्रेवल करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में, ओके। आगे चलते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक। देखिए, जैसे ये चित्र यहाँ पे साफ बन रखा, देखिए कंप्रेशन क्या है, जहाँ पे पास पास पार्टिकल, रेयरफैक्शन क्या है, जहाँ पे दूर दूर है। अब जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे घनत्व कम है यानी डेंसिटी कम है, और जहाँ जहाँ पास है वहाँ पे क्या डेंसिटी ज़्यादा है, यही दिखा रहा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो भी हो गया। माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए अभी हमने देखा कि माध्यम में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। अगर माध्यम में पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वो डिस्टर्बेंस ही पैदा नहीं होगी, डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी तो ट्रैवल क्या करेगा, ट्रैवल कुछ करेगा ही नहीं, तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे देखते हैं, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, फिर से ये मैंने आपको वेवलेंथ सब पढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग डाल सकते हैं ऊपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि जो साउंड वेव है उसके अभिलक्षण। अभी तो हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वेव के, ये क्या है, साउंड वेव के क्या होंगे अभिलक्षण, देखते हैं। पहला होता है, पहला देखिए अभी ये पहला होता है लाउडनेस, ठीक है, ये पहला नंबर डालना है हमको कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि अभिलक्षण में। प्रबलता यानी कि लाउडनेस, ठीक है, प्रबलता यानी कि लाउडनेस क्या होता है, देखिए अभी आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए लाउडनेस होता है कि
कानों में पहुंचने वाली ध्वनि की मात्रा, यानी कानों में कितनी ज़्यादा ध्वनि की मात्रा पहुंच रही है, कितना ज़्यादा साउंड हमारे कानों तक आ रहा है, उसको बोलेंगे लाउडनेस। ठीक है, ये लाउडनेस होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए, एक तो ADM पे डिपेंड करता है, यानी कि एरिया पे, और ए से हो गया आपका एम्पलीट्यूड। यानी एक तो एरिया पे करेगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा लाउडनेस। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया, अब देखिए एक छोटा सा एक ढोलक है, डमरू है, मान लीजिए एक छोटा सा डमरू है, उसको बजाओगे उस पर ज़्यादा साउंड आएगा कि एक बड़ा सा ढोल है उसको पीटने पे आएगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी से तो आएगा ना, तो इसलिए एरिया पे कर रहा है। दूसरा मैंने बोला कि आपको एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आयाम के, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड होगी साउंड। ठीक है, और ये बीच में है डी का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस के क्या है, देखिए एडीएम था ना, डिस्टेंस के क्या था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम लाउडनेस। ठीक है, अभी जो दूर से कोई आपका दोस्त आपको आवाज़ लगाएगा तो आपको कम सुनाई देगा इतनी, अगर उतनी ज़ोर से वो आपके पास में आके चिल्लाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आएगी। यानी लाउडनेस किस पे, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। और M4 क्या होता है, मीडियम। मीडियम पे कैसे करता है, अभी आपको देखा हमने, ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा लाउड साउंड आएगी, लिक्विड में उसके बाद, और गैस में सबसे कम लाउड होती है। ठीक है, ये हो गया, इन तीनों पे डिपेंड करती है। और आप समझ गए कि लाउडनेस क्या होता है, जो कानों में आ रही है जितनी मात्रा वो। और लाउडनेस को हम मेजर किस में करते हैं, तो डेसिबल में। डेसिबल में, ये देखिए, प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल जैसे कि ब्रीदिंग, जो सांस ले रहे हैं वो, उसकी लाउडनेस कितनी है, तो वो 10 डेसिबल है। ठीक है, उसकी जो लाउडनेस है 10 है। और अगर मैं बोलूँ बातचीत जो होती है, नॉर्मल बातचीत होगी, नॉर्मल बातचीत होती है 30 से लेकर 40 डेसिबल में। ठीक है, डीजे का साउंड कितना होता है, 100 डेसिबल, 100 डेसिबल। और क्या बोलते हैं, इतना होता है। और भी आप देख सकते हो सर्च मार के। ठीक है, भी याद नहीं आ रहा है मेरे को। देखिए एक चीज़ और है कि जो ज़्यादा लाउड होगी, यानी लाउडनेस ज़्यादा होगी, जोर से, लाउड का मतलब जोर से आवाज़, जोर से आवाज़ कौन बोले, जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति होगी, यानी ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एम्पलीट्यूड। ठीक है, और मृदु मतलब कि लो साउंड, लो साउंड मतलब बिल्कुल धीमी साउंड, उसमें क्या होगी, कम एनर्जी होगी, और क्या होगा उसका, कम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा भी लक्षण होता है पिच। पिच क्या होता है, देखिए, मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन को ध्वनि कैसी लगती है, मस्तिष्क को मतलब ब्रेन को ध्वनि कैसी लग रही है, अच्छी पसंद आ रही है, मधुर लग रही है, कर्कश लग रही है, शांत लग रही है, तीक्ष्ण लग रही है, कैसी लग रही है मस्तिष्क को, उसी को बोलते हैं पिच। ठीक है, यानी ब्रेन को पसंद आ रही है और ध्वनि की नहीं आ रही, इसी को बोलेंगे पिच। ठीक है, अब पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। हाँ, फ्रीक्वेंसी पे पिच डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच भी ज़्यादा, पिच भी ज़्यादा। और ये कैसी साउंड निकलेगी, पतली सी साउंड, श्रिल होगी, तीक्ष्ण साउंड, तीक्ष्ण। ठीक है, जैसे औरतों की होती है, गर्ल्स की होती है। ठीक है, उनमें कैसी होती है, ये वाली फ्रीक्वेंसी उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होते हैं, पिच उनकी हाई होती है। ठीक, और श्रिल साउंड होती है। ओके, और यहीं पे अगर देखें कि जो फ्रीक्वेंसी कम हो, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो क्या होगा, पिच भी कम होगा, पिच भी कम होगा। यानी कि सपाट आवाज़, सपाट डीप बोल सकते हैं, सपाट आवाज़, जैसे कि मेल्स की होती है ना, कर्कश आवाज़। ठीक है, सपाट आवाज़। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करी, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, श्रिल होगा, कम होगा तो कैसे होगा, सपाट होगा। ठीक है, ये हो गया, ये कर रही है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। आपको यही याद रखना है किस पे कर रही है, किस पे नहीं कर रही है। ठीक, ओके, तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि निम्न पिच, यानी लो पिच क्या होगी, जब लो फ्रीक्वेंसी होगी। और आवाज़ कैसे निकलेगी, लो में निकलेगी आपका सपाट आवाज़, सपाट यानी कि डीप आवाज़ निकलेगी। और ये किस में होती है, मैन में हो गया, मैन की आवाज़ होगी। फ्रॉग हो गया, फ्रॉग की आवाज़ भी ऐसी होती है, मेंढक की। ठीक है, और जैसे ज़्यादा पिच होगी, पिच ज़्यादा होगी यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवाज़ कैसी होगी, श्रिल, तीक्ष्ण। और ये किस में होती है, वुमेन में हो गया, बर्ड्स में हो गया, बर्ड्स की भी आवाज़ तीक्ष्ण होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थर्ड है हमारा क्वालिटी। ये है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी या फिर टिम्बर बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वालिटी या फिर टिम्बर, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे गुणता। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, अगर मान लीजिए लाउडनेस भी सेम है, दो साउंड वेव है, उसमें लाउडनेस भी सेम है, और उनकी जो पिच है वो भी सेम है, तो उसको हम अलग करना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं कि अलग अलग है, किस बेस पे हम अलग बता सकते हैं वो, तो वो होता है क्वालिटी। उनकी क्वालिटी देख के बता सकते हैं कि ये इससे, मतलब उनकी क्वालिटी देख के हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि सेम लाउडनेस और सेम पिच की कोई दो साउंड वेव है, उसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तब क्या क्वालिटी के माध्यम से कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, पैटर्न पे। क्वालिटी डिपेंड करती है पैटर्न, आकृति पे,
आकृति, ध्वनि की आकृति आपने देखा हो ना, ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे कहीं ऐसे 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 ऐसे, ये तो ये आपने जैसे फ़ोन का रिकॉर्डर खोलते हो आप, फ़ोन के रिकॉर्डर में आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करोगे तो इस टाइप का कुछ दिखेगा। यही क्या है, पैटर्न। और ये पैटर्न किस पे मतलब किस पे डिपेंड कर रही, क्वालिटी बताएगी ये कि क्वालिटी कैसी है साउंड की, ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे टोन क्या होता है। देखिए टोन किसको बोलते हैं, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, टोन, यानी एकल आवृत्ति जिसकी फ्रिक्वेंसी सिंगल हो, एक टाइप की फ्रिक्वेंसी, उसको बोलेंगे टोन, ठीक। नोट क्या होता है, नोट अनेक, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो उसमें, एक एक वाली को तो क्या बोल रहे हैं, टोन, और एक से ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, नोट, ठीक है। एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स को क्या बोलेंगे, नोट, ओके। शोर किसको बोलेंगे, जो हमको पसंद नहीं, ठीक है, कानों को अच्छा नहीं लगता, ब्रेन को अच्छा नहीं लगता, ये हो गया शोर, ठीक है। म्यूज़िक जो अच्छा लगता है सुनने में, सुखद लगता है, मधुर लगता है, इसकी क्या होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, यानी इसमें जो पैटर्न होते हैं ना साउंड्स के वो अच्छे होते हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ओके, ये हमने देख लिया, ये फॉर्मूला हमने देख ही लिया कि v इजल टू न्यू लैम्डा, पीछे देख लिया, ओके। अब देखिए जैसे कि इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल है कि एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल इतना है, यानी कि टाइम पीरियड इतना है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो आपको पता है दोनों का उल्टा होता है रिलेशन, यानी f देखेंगे तो 1/t हो जाएगा, 1/t की वैल्यू 0.05 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। मात्रक का ध्यान रखना है आपको, ओके। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए आपको जैसे पता है कि जो साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, उसके बाद किस में होती है, गैस में, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड में। अब देखिए ये हो गया साउंड। अब एक चीज़ पे और डिपेंड करती है, डेंसिटी पे, जो मीडियम की डेंसिटी है ना उस पर भी डिपेंड करेगी, तभी तो सॉलिड पे सबसे ज़्यादा होती है ना इसकी स्पीड। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो डेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसर होते हैं, वो घने होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में तेज़ होती है। क्यों, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो साउंड किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, ओके। तो और अगर ऐसे बोले कि डैश साउंड स्पीड इंक्रीज विद डैश, तो डैश की जगह क्या आएगा, डेंसिटी, डेंसिटी के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, ओके, समझ गए आप। अब कुछ आपको याद रखना है, मतलब कि इतने डिग्री पर कितना होता है और इतने डिग्री पे कितना होता है। देखिए साउंड का जो होता है ना, जो 22 डिग्री पे देखिए टेम्परेचर कितना होता है, 22 डिग्री पे होता है 344 मीटर पर सेकंड। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, ठीक है, तो आप इतना भी याद कर सकते हैं। और जैसे और भी याद कर सकते हैं आप, जैसे 0 डिग्री पे देखिए कितना होता है, 0 डिग्री यानी स्टैंडर्ड बोले, 0 डिग्री पे कितना होगा टेम्परेचर, 331.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर को बदलते साथ इसकी स्पीड बदल रही है, यानी कि जो साउंड की स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना। साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और किस प्रकार डिपेंड कर रही है, देखिए अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ता है। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ जैसे कि 22 डिग्री याद हो गया आपको, 0 डिग्री पे मैंने बता दिया आपको, और रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री पे। अब देखिए रूम टेम्परेचर 20 डिग्री को भी बोलते हैं रूम टेम्परेचर, कहीं कहीं पे 23 डिग्री को भी बोलते हैं, ठीक है। तो 20 और 25 डिग्री के बीच वाले टेम्परेचर को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री पे कितना होता है, तो 25 डिग्री पे होता है इसका 346 मीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका साउंड की स्पीड से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो साउंड की स्पीड है टेम्परेचर पर बढ़ती है, और एक चीज़ और, नमी पे भी बढ़ती है। हवा में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। क्यों, अभी बताया मैंने, डेंसिटी। अगर नमी बढ़ेगी तो जो हवा है वो डेंसर हो जाएगा ना, डेंसर हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो अगर डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो ह्यूमिडिटी पे भी करेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि किसी सतह से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखिए साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, यानी किसी सरफेस से टकराएंगे, इधर से साउंड भेजा किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, तो ये भी रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करती है। और रिफ्लेक्शन के 3 नियम होते हैं, रिफ्लेक्शन के 3 नियम कि तीनों एक ही एक्सेस पे होंगे, ये देखिए ये तीनों एक्सेस पे होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे, और ये करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन से देखते हैं। मेन तो ये है रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो पहला है कि मेगाफोन या लाउड स्पीकर,
ठीक है, हॉर्न ये सब हो गए, शहनाई आदि में इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं से फैले। देखिए जैसे मैं मान के चलता हूँ, ये जो शहनाई टाइप की होती है, शहनाई कैसे इस टाइप की होती है ना, शहनाई मान के चलते हैं ऐसे, यहाँ से बजाते हैं तो इधर से साउंड निकलता है एम्पलीफाई होकर। क्यों? क्योंकि इधर से हम बोलते हैं, इसमें जो बजाते हैं तो ये टकराती है अपने सरफेस से, ऐसे टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, बार बार रिफ्लेक्शन होता है, तो ये और एम्पलीफाइड हो जाता है, और फिर ये जब बाहर निकलती है तो ज़्यादा लाउड होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका होता है। और देखिए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप तो समझते होंगे हम, जो डॉक्टर लगा के रखते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप में क्या करते हैं, उसमें भी जो सुनने का काम होता है, देखिए वो एक तो अपने कान में लगाते हैं हेडफोन जैसा, ठीक है, सुनने का काम आता है। ठीक है, क्या सुनने का काम आता है, हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को, ठीक है, कि हार्ट कैसे धड़क रहा है क्या, ये तो डॉक्टर को ही पता है क्या सुनते हैं वो। ठीक है, हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबड़ की नली में बारंबारता परिवर्तन होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंची। देखिए इस टाइप का होता है ना, ये होता है, और एक इधर होता है, एक इधर होता है, ये हो गया। तो हम हृदय के आसपास, ठीक है, इसमें से और जो साउंड है इसमें टकराती है, और जो इसका जो पाइप है ना, इसमें बार बार रिफ्लेक्ट होती है, इधर से इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट हो के तब पहुंचती है ये जो कान में ये लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसका उपयोग स्टेथोस्कोप में करते हैं। ये देखिए मेगाफोन ये हो गया, जो बोलते हैं कि हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाओ। ठीक है, ये भी इसका रिफ्लेक्शन का ही है। ठीक, ये आपको बताया कि जो वो नली के अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो गया। ठीक है, और ये हो गया स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब देखिए एक और होता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड देखिए क्या होता है, देखिए साउंड बोर्ड का उपयोग क्यों है, देखिए ऑडिटोरियम होता है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन बोलने वाला यहाँ जैसे आ गया और इधर लोग बैठे हैं, तो इनके पास कैसे आवाज़ आए, तो स्पीकर को इस प्रकार सेट किया जाए, जैसे स्पीकर इसका मुंह इधर ना घुमा के, इस साइड ना घुमा के, क्या करते हैं इधर उल्टे की साइड, दीवार की साइड घुमा देते हैं, इस साइड घुमा दिया, इधर 2 स्पीकर लगा दिए, तो इस दीवार में टकरा के साउंड ऐसे जाएगा सबके पास। ठीक है, इधर से टकरा के ऐसे जाएगा, तो यही होता है साउंड बोर्ड। ठीक है, साउंड बोर्ड यानी कि इस तरीके से लगाना है स्पीकर को कि स्पीकर का जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो दीवार से टकरा के फैल जाए पूरे ऑडिटोरियम में फैल जाए। ठीक है, ये होता है साउंड बोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम एको यानी कि प्रतिध्वनि किसे बोलते हैं। देखिए साउंड का प्रावर्तक सतह से टकराकर वापस आना एको कहलाता है। प्रावर्तक यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस, यहाँ से साउंड भेजा, यहाँ से टकरा के वापस आ गया, इसको बोलेंगे एको। ठीक है, एको बोलेंगे इसको। जैसे कि आपने उस वाली मूवी में देखा होगा, वो ग्रैंड मस्ती में पहाड़ के सामने जाके चिल्लाते हैं तो वो उसके प्रेमी का नाम लेता है उधर से, ये एको का उदाहरण है। ठीक है, सामने आप दीवार होगी, दीवार के सामने जाके आप चिल्लाओगे तो आपकी जो वॉइस है वो आपको ही सुनाई देगी, इसी को बोलेंगे एको। अब इसके लिए 2 कंडीशन होती है एको सुनने के लिए। ठीक है, यही दोनों कंडीशन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। प्रतिध्वनि की इन एको को सुन सकते हैं, कब सुन सकते हैं, जब मूल ध्वनि यानी जो मेन ध्वनि है और एको है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। मेन ध्वनि जो हमने बोला और जो उधर से टकरा के आया वो 1 सेकंड है, उसका 0.1 सेकंड है, तभी वो हमें सुनाई देगी, हमारे ब्रेन में रहेगी, वरना नहीं सुनाई देगी। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, अब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये है साउंड है, यहाँ से गया, ये प्रावर्तक सतह है। ठीक है, इधर से माना हमने x है इसकी डिस्टेंस, x गया फिर x आया, यानी कि 2x इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया। अब पता है आपको चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और देखिए अब यहाँ से अगर मैं दूरी निकालूँ तो इसको चाल को मैंने यहाँ भेज दिया। ठीक है, मतलब समय को यहाँ भेज दिया चाल के बाद, तो देखिए जो चाल होता है साउंड का कितना 344 ले लिया, इंटू समय अभी बताया मैंने कि 0.1 सेकंड चाहिए सुनने के लिए, जब इसकी इंटू करेंगे तो कितना होगा 34.4 आ गया। नहीं देखिए 2x की वैल्यू आ गई 34.4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 17.2 मीटर। यानी कि अगर हमें एको सुनना है तो जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है उससे जो स्रोत है, यानी कि जो स्रोत जहाँ से हमने आवाज़ प्रोड्यूस करनी है उसकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 17.2 मीटर। तो यही 2 चीज़ पूछी जाती है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 17.2 और मिनिमम वो कितना होना चाहिए टाइम, तो 0.1। यही दोनों आपको याद रखना है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, ओके, ये हो गया। और ये कितने पे निकाला हमने 22 डिग्री पे। ठीक है, 22 डिग्री पे होता है ना 344। ठीक है, तो 22 डिग्री पे हो गया ये। ठीक, अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। देखिए न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं कि एक एको इज रिफ्लेक्टेड इन 3 सेकेंड। ठीक, 3 सेकेंड में कोई एको जो रिफ्लेक्ट होके आया, मैंने बोला मिनिमम 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक, आया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस
ठीक है। रिफ्लेक्टेड सरफेस जैसे यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये वापस टकरा के कितने में, 3 सेकंड में। तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगी यहाँ से सोर्स से लेके ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना देर का 342 स्पीड देर का। सिंपल है, इसी में रखेंगे। देखिए ये 2x हो गया। 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, जाने में x आने में x, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2x। ओके, तो फिर से हमने लगा दिया कि डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम, टाइम दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, सबको इनटू कर दिया, आ गया हमारा आंसर 513 मीटर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है रिवर्बेशन, इसको बोलते हैं अनुरणन। ठीक है, अनुरणन, यहाँ गलत लिखा है, अनुरणन। ठीक है, अनुरणन बोलते हैं रिवर्बेशन को। ठीक है, यानी कि किसी बड़े हॉल में छत, दीवार, फर्शों के बार बार परिवर्तित के कारण ध्वनि का स्थायित्व ध्वनि के बने रहने। देखिए इसको कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया कुछ। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें क्या होता है कि ध्वनि ना अलग अलग, दीवार से टकरा गई, छत से टकरा गई, बहुत सारी ध्वनियाँ टकरा के हमें वापस सुनाई दे रही है, यानी कि ध्वनि गूंज रही है। सिंपल भाषा में बोलो तो गूंज है ना। किसी हॉल में गए हम, वहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारी ध्वनि गूंज रही है वहाँ पे, बहुत देर तक ऐसे इधर से टकरा के आ रही, उधर से टकरा के आ रही। इससे क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो रिवर्बेशन यही होता है कि जो बहुत सारे सरफेस हो गए वहाँ से टकरा के आता है। यहाँ पे कोई है, यहाँ से टकरा के आ गई एक साउंड, यहाँ से, ऊपर से, इधर से, सब जगह से टकरा के आ रही है। जबकि एको में क्या होता है, अब एको और रिवर्बेशन अलग चीज़ है। एको में एक ही बार आता है टकरा के, एक ही बार आता है। रिवर्बेशन में क्या होता है, अलग अलग सरफेस से टकरा के आते हैं रिवर्बेशन में। ठीक है, और रिवर्बेशन को हम क्या एक प्रॉब्लम मान सकते हैं कि एक प्रकार की प्रॉब्लम है। इससे क्यों, क्योंकि इससे हमें जो बोलना चाह रहा है वक्ता, उसकी हम बात को समझ नहीं पाते हैं रिवर्बेशन की वजह से। अब देखिए रिवर्बेशन होता कैसे, ड्यू टू रिवर्बेशन साउंड बिकम डिफिकल्ट टू हेयर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि रिवर्बेशन की वजह से साउंड हमें मुश्किल से सुनाई देता है। अब देखिए इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस, ये रिड्यूस हो सकता है कैसे। वॉल शुड बी मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ का बनाया जाए जो साउंड को अब्जॉर्ब करे। ठीक है, जैसे आपने देखा हो वाइट कलर के ऐसे होते हैं जिसमें छेद से बने होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे ऐसे वॉल में वाइट कलर होते हैं, होल से बने रहते हैं। ठीक है, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो साउंड को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कारपेट, फर्श के ऊपर कारपेट बिछाएंगे, उससे भी रिवर्बेशन कम होगा। दीवारों पे पर्दे लगा देंगे, उससे भी रिवर्बेशन कम होगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि मैंने बोला कि रिवर्बेशन और जो एको है दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एको क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसके कारण ध्वनि का दोहराव, रिपीटेशन। ठीक है, एक बार टकरा के आना, मतलब एक बार गया और टकरा के आ गया, इसको बोलेंगे एको। और अनुरणन क्या होता है, यानी कि रिवर्बेशन क्या होता है, इसमें किसी बड़े हॉल की छत, दीवारों, फर्श, ध्वनि बार बार टकरा के आना। ठीक है, इससे क्या होता है, स्थायित्व का अनुरणन होता है, ध्वनि का स्थायित्व। ऐसा लगता है कि ध्वनि वहीं पे बनी हुई है, कि पकड़ के रख रखा है, बार बार सुनाई दे रही, गूंज रही है ध्वनि, इसको बोलेंगे अनुरणन। ठीक है, प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है, ध्वनि बार बार परावर्तक सतह से नहीं होती। देखिए यही बोला ना, बार बार परावर्तन नहीं होता ध्वनि का, एक ही बार आता है, रिफ्लेक्ट होती है एक बार और आ गई। ठीक है, और ध्वनि स्थायी भी नहीं होती, यानी कि गूंज भी नहीं होती है इसमें, एको में। और जबकि अनुरणन में क्या होता है, अनुरणन में ज़्यादा लंबा होने पर ध्वनि धुंधली, विकृत, भ्रामक मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा देर तक होती है इसमें रिवर्बेशन तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये हो गया इसके डिफरेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑडिबल और नॉन ऑडिबल साउंड में ये क्या होते हैं। अब देखिए ऑडिबल और नॉन ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, ऑडिबल या फिर इनऑडिबल बोलेंगे। ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, और हम कौन से साउंड सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक को हम सुन सकते हैं, इसी को बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और इससे नीचे हो जाए या इससे ऊपर हो जाए, यानी 20 से नीचे हो जाए, 20 हर्ट्ज से नीचे, या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए, इसी को बोलेंगे इनऑडिबल, जिसे हम सुन नहीं सकते। अब देखिए जो 20 से नीचे होते हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, अपश्रव्य बोलते हैं इंफ्रासोनिक। जो 20 से नीचे होते हैं उनको इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 से ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए और भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर हम साउंड को और किस में, मैक में बोलते हैं। जैसे साउंड की जो स्पीड होती है ना 344, इसको बोलेंगे हम 1 मैक। तो इसको अगर हम 1 मैक बोले, 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक से कम। ठीक है, 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक से कम, इस वाली साउंड को क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। ठीक है, और
और देखिए 5 मैक से ज़्यादा हो अगर कोई साउंड तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जैसे कि जेट होते हैं ना, जेट। और जैसे 1 मैक से 5, जैसे वायुयान की आवाज़ होती है, वायुयान उड़ते हैं आसमान में तो उनकी भी 1 से 5 मैक होती है। और 5 मैक से ज़्यादा किसके हो गए? हाइपरसोनिक, यानी कि जेट इंजन जो हो गए, ठीक है, ये हो गया। ओके। और सबसोनिक किसे बोलते हैं? सबसोनिक यानी 1 मैक से कम। 1 मैक से कम होगा तो उसे बोलेंगे सबसोनिक। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसके एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अल्ट्रासोनिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए इसका उपयोग उद्योगों में धातु के इलाकों में दरारों, देख जैसे कोई मेटल है, जैसे हमने कुछ पुल बना रखा है या फिर डैम बना रखा है, तो डैम में कोई दरार वरार ना आ गई हो उसके जांचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसे बिना नुकसान पहुंचाए, देखिए अल्ट्रासोनिक वेव इसमें से प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी पूरी फोटो बन जाएगी, जहाँ से दरार है ना उसकी फोटो आ जाएगी और इसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया दरारों का पहचान करने में। दूसरा हो गया उद्योगों में वस्तु के उन भागों को साफ करने में जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है। ऐसे भागों में पहुँचना जहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन होता है उसकी भी सफाई कर सकते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक, आगे देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग मानव के आंतरिक अंगों जैसे जो लीवर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ठीक है, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, हृदय यानी कि हार्ट हो गया, की जांच में भी करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं जिसको, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, ये देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा हुआ है नीचे। ये तकनीक शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा इनकी जो इमेज फॉर्म होती है इसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, शरीर के जो अंदर के अंग होते हैं ना, अंदर के अंग यही हो गए, जो लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब। ठीक है, एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ईसीजी यानी ईसीजी किससे होता है? हार्ट का। हार्ट में जितनी भी गतिविधियां चल रही है, हार्ट के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, जितनी भी गतिविधियां हो रही है, उसको दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखिए एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इसे समझेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसके आगे ग्राम लगा हुआ है ना, वो हो गया वो रिपोर्ट जिसपे छप के आएगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, देखना जिस पेपर पे आता है वो छप के उसे बोलते हैं ग्राम, लास्ट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ग्राफ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो होता है डिवाइस, या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब बोलोगे कि इसके आगे तो ग्राफ लग रखा है, तो ग्राफ तो ये रिपोर्ट वाला होना चाहिए जो पेपर, पर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। इस पर जो ग्राम लगा हुआ है ना वो आती है रिपोर्ट, जो कागज़ मिलता है ना जिसपे बनी रहती है स्पाइक्स, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो ये प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये हो गया। इसका एक उपयोग और होता है सोनार। ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कई बार तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको इमेज से समझा देता हूँ। ये देखिए ये विमान जो जलयान होते हैं ना उसके नीचे लगाए जाते हैं। देखिए इसमें तो साफ दिख नहीं रहा है, मान के चलिए ये है, इसके नीचे एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, समुद्री तल के नीचे ना किसी वस्तु की गहराई का पता चलता है कि ये इतने नीचे गहरा है। कैसे होता है, ये एक सिग्नल भेजता है ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई वस्तु है, ये भेजा, ये टकरा के वापस आ गया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, तो ये कैलकुलेट कर लेगा, जैसे ये दूरी x है तो ये भी दूरी x हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ना, जैसे हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस क्या है, 2x है यहाँ पे, स्पीड हम जिस स्पीड से भेजेंगे किसी को, ठीक है, तरंग को, और टाइम कितने टाइम में ये वापस आ गया, इससे हमें कैलकुलेट कर लेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इससे किस चीज़ का मेजर होता है, सोनार से डेप्थ ऑफ किसी चीज़ की कितनी डेप्थ में वो नीचे है, ये हो गया सोनार का उपयोग। ठीक है, तो देखिए सोनार कैसे करता है, पहले ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और ट्रांसमिट करने के बाद क्या होता है, समुद्र जो नीचे ऑब्जेक्ट है उससे टकराती है, वो टकराने के बाद वापस आती है, वापस आने के बाद रिसीवर उसे रिसीव करता है, उसको किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो कैलकुलेट कर लेता है उसकी समय, और उससे समय पता होता है, स्पीड पता होता है, उससे वो निकाल लेता है दूरी। ठीक, ओके, ये हो गया। ईयर बच गया हमारा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको देखते हैं ह्यूमन ईयर को। देखिए ह्यूमन ईयर क्या होता है, कान के 3 हिस्से होते हैं। ह्यूमन ईयर तो पता है ना आपको, सुनने का काम आता है। तो कान के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर, और एक होता है इनर ईयर, यानी बाह्य कान और मध्य कान और आंतरिक कान। ठीक है, कान के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से क्या क्या होता है। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है कान का, ये आपको भी बनाना आना चाहिए। सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो ये बाहर जो होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना। ये हो गया पिन्ना। ठीक है, हिंदी में होगा इसका अलग नाम, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको इंग्लिश में याद करो तो बेहतर होगा। ठीक है, और ये जो नली जाती है अंदर,
जिसे आप साफ करते रहते हो लकड़ी डाल डाल के, इसे बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। क्या बोलते हैं इसे? ऑडिटरी कनाल बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, बोलते हैं भाई ज़्यादा मत पर्दा फट जाएगा, ये होता है ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम होता है। और ईयर ड्रम के पास में 3 हड्डियाँ होती है, देखिए ये हड्डी यहाँ आएगी, सबसे आगे आएगी, उल्टा लिख दिया गया, और ये सबसे लास्ट में जाएगी। तो सबसे आगे होती है मेलियस, ठीक है, फिर होती है इनकस, फिर होता है स्टेपिस। 3 हड्डी, स्टेपिस आपको पता है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे बॉडी की। तो सबसे आगे होगी मेलियस, फिर होगी इनकस, फिर होगी स्टेपिस, ठीक है, ये 3 हड्डी होती है। उसके बाद ये जो आपको एक राउंड सा दिख रहा है, गोल गोल सा, इसको बोलते हैं कॉकलिया, ये ठीक है, कॉकलिया, कर्णवर्त तो बोलते हैं इसे हिंदी में, कॉकलिया। कॉकलिया से एक नर्व निकलती है, नर्व, ठीक है, ये सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, ब्रेन, इसे बोलते हैं कॉकलिया नर्व, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट किसके हो गए? इनर के। मिडल के कौन से हो गए? ये तीनों हड्डी। और बाहर के क्या हो गए? पिन्ना हो गया, ऑडिटरी ईयर ड्रम हो गए, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है कि कौन किसका पार्ट होता है। आगे इसको अच्छे से समझते हैं, देखिए, तो यही मैंने बोला, आउटर जो ईयर है सबसे बाहर, उसमें क्या है? ईयर पिन्ना है, ऑडिटरी कनाल है और ईयर ड्रम है, ठीक है। मिडल में क्या है? 3 हड्डियां हैं, कौन कौन सी? मेलियस है, इनकस है, स्टेपिस है। यही इसका सीरीज है, पहले मेलियस है, फिर इनकस है, फिर स्टेपिस है। इसी को और क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मुग्धरक, इसको बोलते हैं हैमर, निहाई यानी कि एनविलेंट, और वल्ले यानी कि स्टायरप, ठीक है, स्टायरप। अब देखिए ये हड्डियों का काम क्या होता है, ये हड्डियां होती क्या है? दे इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितनी वाइब्रेशन होती है ना इसको और बढ़ा देते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा आवाज़ सुना, लेकिन ये हड्डियां ना उसको और एम्पलीट्यूड कर देती है। एम्पलीट्यूड अभी हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड किस पे? लाउडनेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, तो लाउडनेस बढ़ाती है तीनों हड्डियाँ मिलकर वहाँ पर, ठीक। अब देखिए आगे कि इनर एयर के देखें पार्ट, ठीक है। आउटर देख लें, मिडल देखते हैं, इनर में होता है, एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, और कॉइल्ड कॉकलिया, ठीक है। कॉकलिया भी मैंने बताया आपको, फिल्ड विद द फ्लूइड, इस कॉकलिया के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। और ये जो कॉकलिया होती है ब्रेन से कनेक्ट होती है, किसके थ्रू? कॉकलिया नर्व के थ्रू, ठीक। अब देखते हैं वर्किंग, काम कैसे करता है हमारा कान। सबसे पहले क्या होता है? पिन्ना ना बाहर की आवाज़ों को कलेक्ट करता है, ठीक है। पिन्ना द्वारा ध्वनि को एकत्र कर लिया जाता है, एकत्र करके क्या बोलेगा? ऑडिटरी कनाल में भेज देगा, ऑडिटरी कनाल के माध्यम से ईयर ड्रम तक पहुंचेगा, ईयर ड्रम तक पहुंची आवाज़। उसके बाद ईयर ड्रम के पास मैंने बोला 3 हड्डियां हैं, 3 हड्डियां हैं, और ये 3 हड्डी क्या करेगी? उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर देगी, एम्पलीफाई मतलब और लाउड कर देगी, ठीक है, करेगी। तथा अंत में कर्ण को भेज दिया जाता है, वहाँ कॉकलिया में भेज दिया जाता है, जहाँ से ये कॉकलिया द्वारा विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं। अभी तो ये कहते हैं वेव थे, अब वेव से वेव थोड़ी ना जाएगा हमारे माइंड तक। हमारा माइंड तो क्या लेता है? इम्पल्स लेता है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कौन बदलता है? कॉकलिया। कॉकलिया का काम समझ गया आप, कॉकलिया बदलता है, और ये फिर कॉकलिया नर्व के थ्रू मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। अगर फ्लो डायग्राम देखें, पिन्ना सबसे पहले, फिर ऑडिटरी कनाल, उसके बाद ईयर ड्रम, उसके बाद जो मेलियस था वाली हड्डी, ठीक है, उसके बाद था इनकस हड्डी, उसके बाद था स्ट्रेप, उसके बाद था स्टेपिस हड्डी, ठीक है। उसके बाद कहाँ आया था? उसके बाद आता है कॉकलिया में, कॉकलिया के बाद कॉकलिया नर्व, और कॉकलिया नर्व सीधे ब्रेन में। तो समझ गए होंगे कि आप ईयर कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं, एक बार बोलने का भी देख लेते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ह्यूमन में। तो साउंड प्रोड्यूस इन मैन या फिर ह्यूमन। इन ह्यूमन अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड इज लैरिंग्स, ठीक है, गले में हमारे एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। मेल्स में क्या बोलते हैं इस बॉक्स को? एडम सेप्पल बोलते हैं। कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो मेल्स होता है उसमें जो लैरिंग्स होता है इसको क्या बोलते हैं? एडम सेप्पल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वोकल कॉर्ड, देखिए 2 जोड़े में होता है ये, 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, 2 वोकल कॉर्ड होते हैं जिनसे आवाज़ निकलती है, 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, किसी ने इसका आंसर ही नहीं दिया था। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेल में कितनी होती है लेंथ? तो मेल की बड़ी होती है वोकल कॉर्ड, कितनी होती है? 20 mm की। फीमेल की कितनी होती है? 15 mm की, ठीक है। तो मेल्स की ज़्यादा बड़ी होती है और फीमेल्स की कम होती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये खत्म हो गया हमारा इतने पे। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, कान देख लिया, ये है कान का डायग्राम। अगर वहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में है डायग्राम, ठीक। और देख लिया काम कैसे करता है, ये भी देख लिया। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब MCQ कर लेते हैं इसके फटाफट। MCQ देखिए लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है, किलोहर्ट्ज़ में दे रखा, ठीक है, हर्ट्ज़ में नहीं, 1 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी दे रखा 1 किलोहर्ट्ज़, इसको हर्ट्ज़ में चेंज कर लेते हैं तो 1000 हर्ट्ज़, ठीक है। और वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दे रखा है यानी लैम्डा दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं तो 100 से करेंगे तो 0.25 आ गया, ठीक है। इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, यानी स्पीड क्या होता है? V = न्यू लैम्डा। न्यू दे रखा है हमें, कितना था? 1000,
और लैम्डा भी दे रखा 0.25, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट से इधर रहेगा, यानी कि आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड इतनी आ गई, इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से टाइम निकालना है हमें। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ देंगे, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बताया, मैं स्पीड बताया, डिस्टेंस कितना है 2.2 किलोमीटर, को मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, 2.2 ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, 1 मिनट इतना आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय स्पीड कितना था, 250 इतना था, इसको काटेंगे इससे तो 25 8 ये कटेगा, और 20/25 यानी कि ये लगभग कितना आ जाएगा, आ गया। अब इसको 4 से काट लेते हैं, 4 पंजे 5 से काटे, 5 चौके 20 और 25, यानी कि ये आ जाएगा इसका आंसर 8 1 मिनट 8 सही 4/5, ये वाला आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है यदि यह केवल किससे बनी है, कांच की बनी है, कंपन कर सकती है, लोहे से बनी है, इस्पात की बनी, अगर ये कंपन कर रही थी तो ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो ठोस में होगी, और ठोस क्या है इसमें, इस्पात यानी स्टील। अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने मित्र की आवाज़ पहचानने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, मित्र की आवाज़ पहचानी तो हम किसका उपयोग करेंगे, तारक पिच्चों का करेंगे, तीव्रता करेंगे, वेग का करेंगे, या स्वर विशेषक का करेंगे। पिच से तो हम पहचान नहीं सकते, लाउडनेस से भी नहीं पहचान सकते, और क्वालिटी होता है यहाँ पे ऑप्शन, ये क्वालिटी है शायद, विशेषता मतलब, हाँ सॉरी स्वर विशेषता है ना, ये क्वालिटी है, तो क्वालिटी से पहचान सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भी यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफर है, किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम की प्रकृति, आवृत्ति पे, उत्तेजना के प्रकार पे करेगा ना, कि वाइब्रेशन कैसे कर रहा है, अप डाउन कर रहा है या टू और फ्रो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्वात में संचित हो सकता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में कौन जा सकता है, ध्वनि तरंग जा सकता है, नहीं। ठीक है, ठीक है, लाइट वेव का मैंने बताया था कि जा सकता है, तो लाइट वेव हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कि निम्न में से किसके परिवर्तन से ध्वनि वेग भी परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ध्वनि का वेग किस पे डिपेंड कर रहा था, v = न्यू लैम्डा। तो देखिए किस पे, दाब बढ़ाने से, हाँ इसका परिवर्तित हो जाएगा, दाब बढ़ाने से, दाब की कोई बात नहीं, माध्यम पे डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पे कर रहा है डिपेंड, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, दाब यानी कि प्रेशर पे, बाकी सब पे करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। तो गाइज ये चैप्टर इतना ही था, और इसी के साथ आपका जो 9th की जो फिजिक्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे, इन वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली वीडियो में, जय हिंद।